हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इसे आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इन समस्याओं से हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद उनका विलोपन विधि से हल करना है यदि उनका अस्तित्व है तो ये समस्या, पहली समस्या हमें दे रखी है। समस्या को देखते हैं और इस समस्या को पढ़ने के बाद हम रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में यहाँ हर होना चाहिए था, तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें और हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस समस्या से हमें बनाना है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के बाद हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए पहले समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जिस समस्या में जो चीज आपसे लास्ट में पूछी जा रही है उसी को मान लेंगे। तो भिन्न में 2 ही चीजें होती हैं, अंश और हर। तो सबसे पहले हम भिन्न का अंश और हर दोनों को मान लेते हैं। क्या है, कैसे है, यहाँ पे मानते हैं, माना भिन्न का अंश। भिन्न का अंश मैंने मान लिया है यहाँ पर x तथा भिन्न का हर जो कि मैंने मान लिया है y। अगर किसी भिन्न का अंश x है और हर y है तो वह भिन्न क्या होगी, तो आप लिखोगे अभीष्ट भिन्न। तब अभीष्ट भिन्न हो जाएगी आपके सामने, यानी कि जो आपने माना है अभीष्ट भिन्न, तो भिन्न हो जाएगी x बटे में y। अब चलते हैं प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कह रहा है और उससे रैखिक समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो पहली शर्त हमारे सामने दे रखी है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यह है पहली शर्त। तो यहां पर लिख लेते हैं शर्त फर्स्ट या फिर केस फर्स्ट। आप लिखोगे केस फर्स्ट। हमारे सामने जो केस फर्स्ट है वो क्या है समझते हैं। भिन्न के अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है। तो भिन्न क्या है हमारे पास, भिन्न थी x बटे में y। इसके अंश में 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी भिन्न को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 में बदल जाती है। आइए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं। 1 के अपॉन में रख लेंगे 1 और दोनों का कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो x + 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे x 1 से तो हो जाएगा x + में 1 बराबर में y का इससे करोगे तो y - 1। 1 से किसी भी संख्या का, किसी भी पद का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह सेम ही रहता है। देखिए यहाँ पर y को इधर ले आते हैं तो y आ जाएगा माइनस का, और ये 1 था, 1 को इधर भेज देंगे तो माइनस की 1 पहले से था और ये भी जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। x माइनस के y बराबर माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस के 2 और यह बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब समझते हैं कि शर्त सेकंड में क्या कह रहा है। शर्त सेकंड है आपके सामने, लिखते हैं शर्त सेकंड या फिर केस सेकंड। तो यहां पर दूसरी शर्त में आपसे कहा गया है, केस सेकंड में आपसे कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। तो यहाँ पर हम भिन्न लिखते हैं। भिन्न क्या हमारी भिन्न है x बटे में y और हर में 1 जोड़ देंगे, तो वह भिन्न हो जाएगी 1/2। यहाँ पर कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो x का 2 से करोगे तो हो जाएगा 2x और x + 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा, सॉरी y + 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हो जाएगा y + में 1। y को इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x - के y बराबर 1। इसी को आप मान लोगे समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2।
तो यहाँ पर हम दो चर वाले दोनों रैखिक समीकरण बना चुके हैं। पहला ये x माइनस के y बराबर में -2 और दूसरा 2x माइनस y बराबर में 1। तो यहाँ पर दोनों समीकरण आ चुके हैं। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहां पर रख लेते हैं हम इसे। समीकरण 1 है आपके सामने x माइनस के y बराबर में -2 और दूसरा समीकरण है आपके सामने 2x माइनस के y बराबर में 1। अब देखते हैं, यहां पर मैंने कहा था कि विलोपन विधि से हल करने के लिए x वाले पद या फिर y वाले पद को बराबर करना होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर कि x है, यहाँ पर पहला समीकरण देखें ये तो x है, यहाँ पर कितना है 2x, तो ये तो बराबर है नहीं। लेकिन दूसरे वाले पद की बात करें तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, ये भी प्लस है और ये भी माइनस है और ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस के हैं तो यह कैंसिल तो होंगे नहीं। तो क्या करेंगे, घटाने पर हमें करना पड़ेगा जिससे कि एक का चिन्ह चेंज हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब घटाते हैं तो सबको पता है कि घटाने पर जब भी आप करोगे तो यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, क्योंकि माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सभी सिंबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो हमें मालूम है कि यह है x और यह है 2x, ये प्लस है और ये माइनस। तो 2x में से एक x को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, वो भी माइनस का। क्लियर। अब यहां समझते हैं, यह माइनस का y है, यह प्लस का y, दोनों ही अपोजिट चिन्ह है, बराबर का है पद, तो यह कैंसिल हो जाएगा। आगे समझते हैं, माइनस के 1 और माइनस के 2 हो जाएगा माइनस के 3, तो यहां आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस खत्म तो x बराबर आ जाएगा 3, x का वैल्यू आपने निकाल चुके हैं 3। अब निकालना है आपको y का वैल्यू, और y का वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 में रखकर निकाल लो चाहे समीकरण 2 में, किसी में भी रखोगे आपको सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। तो हम कहते हैं कि समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, जब आप समीकरण नंबर 1 में x का मान 3 रखोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1 आपके सामने है, x माइनस के y बराबर में आपको दे रखा -2, तो यहां पर x का वैल्यू आप रख दोगे 3, तो यहां पर रख दिया 3 माइनस के y बराबर में -2, 3 को भी बराबर में भेजोगे तो माइनस के y बराबर में -2 और यह 3 जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के y, इन दोनों को जोड़ोगे तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर में 5। तो हमने x का भी मान निकाल चुके हैं और y का भी दोनों मान निकाल चुके हैं। तो हमें ज्ञात करना था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपकी भिन्न क्या है, लिखोगे अतः अभीष्ट भिन्न। तो अभीष्ट भिन्न क्या थी, अभीष्ट भिन्न हमारे सामने थी जो हमने, अभीष्ट भिन्न का मतलब जो हमने माना था x बटे में y, तो वो था x बटे में y। तो x की जगह x का वैल्यू और y की जगह y का वैल्यू रख देते हैं। x की जगह x का वैल्यू रखेंगे तो 3 और y की जगह y का वैल्यू रखेंगे तो जो भिन्न थी वह हो जाएगी 3 बटे में 5। यह है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहली समस्या का हम समाधान कर चुके हैं, यहाँ पर x और y का मान निकाल दिया हमने विलोपन विधि से। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड वाली समस्या क्या है। तो इसमें इस समस्या में दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस समस्या से हमें क्या करना है, 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनको विलोपन विधि से हल करना है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि ऐसी समस्याएं जो हमें दे रखी होती हैं जिनसे हमें रैखिक समीकरण बनाने हो, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ने के बाद आपको लास्ट में देखना है कि पूछा क्या गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो यहाँ पर हम जो पूछा गया उसी को मान लेंगे और फिर आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु मैंने मान लिया यहाँ पर 22 वर्ष। इसी प्रकार आप सोनू की आयु को मान लोगे।
की वर्तमान आयु, जो कि आपने मान लिया इसे 22 वर्ष। अभी क्या करना है, नूरी और सोनू की दोनों की आयु हम मान चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्नानुसार के प्रश्न क्या कह रहा था। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर पहली शर्त तो ये दे रखी है, और दूसरी शर्त क्या है, दूसरा केस है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 केस दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हम दोनों केसों को समझते हैं। लिखेंगे केस फर्स्ट, पहले केस में क्या कहानी है उसको समझते हैं। पहले केस में कहा गया है हमसे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु। तो मुझे यहाँ पर आपको करना क्या है कि x और y को दोनों को बराबर में लिख लेना है। यहाँ पर एक तरफ तो लिख लेना है x और दूसरी तरफ लिख लेना है y। और क्या करना है समझें, सवाल को पढ़ना है कि 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व की बात की जाएगी, पूर्व यानी कि जो बीत चुका है, पूर्व जो पहले, तो 5 वर्ष पहले की बात करेंगे हम, तो क्या होगा कि 5 वर्ष हमें घटानी पड़ेगी। जैसे कि मैं कहूँ कोई बच्चा आज 20 वर्ष का है, तो आज से 5 वर्ष यानी कि 5 वर्ष पहले कितने का था, तो 5 वर्ष माइनस करोगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी अगर सोनू की वर्तमान आयु x है और नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की 22 है, तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की बात की है, तो दोनों तरफ ही हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सोनू भी 5 वर्ष छोटा होगा और यह नूरी भी दोनों ही 5 वर्ष। ठीक है। अब क्या कहा गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी, हमें पता चल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो यहाँ पर नूरी की आयु अधिक होगी, और जो अधिक होगा वो तो हम बराबर कैसे हो जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे नूरी की आयु उस सोनू की आयु से 3 गुनी है, तो यहाँ पर है ये नूरी की आयु और यह सोनू की आयु, दोनों को हमने बराबर का चिन्ह लगा रखा है, तो हमें दोनों को करना बराबर। नूरी बड़ी है सोनू से, तो क्या करेंगे हम नूरी की तरफ ना गुणा करके जो 3 गुना है वो 3 गुना सोनू की तरफ कर देंगे, जिससे कि दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, यहाँ पर बराबर हो जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस के 5, 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे 3y, यहाँ करोगे तो यह हो जाएगा 15। 3y को इधर ले आओगे तो x माइनस का 3y, और यहाँ माइनस के 15 पहले से था, और माइनस के 5 भी इधर पहुंच जाएगा, तो यह प्लस का हो जाएगा। x माइनस के 3y बराबर में यह आ जाएगा आपका माइनस के 10, और यही हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अभी क्या करते हैं, केस सेकंड देखते हैं। सेकंड केस में क्या कहा गया है, सेकंड शर्त में हमारा क्या कहता है, ये लिखेंगे केस सेकंड केस में कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात मतलब आने वाली 10 वर्ष, तो दोनों ही 10 वर्ष बड़े हो जाएंगे। अभी नूरी की आयु मान लो कि x वर्ष है, तो x में क्या हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा, और सोनू भी, यानी दोनों ही 10 वर्ष बाद 10 साल उम्र दोनों की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, एक साइड में आपको करना है नूरी की आयु और दूसरी साइड में आपको लिखना है सोनू की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात यानी आने वाली 10 वर्ष, तो 10 वर्ष नूरी भी बड़ी हो जाएगी और 10 वर्ष सोनू भी बड़ा हो जाएगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी कि नूरी बड़ी है तो वो 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की। तो हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह इसलिए लगाया है कि दोनों की आयु हमें बराबर करनी है। तो नूरी बड़ी है, इधर गुणा करोगे तो और भी इससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि वैल्यू बराबर तो होगी नहीं, तो हम यहाँ पर जो छोटा होगा हमेशा उसी की तरफ क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जो भी जितने भी गुना होगा। तो 2 गुना, तो हमने 2 गुना कहाँ करना है, सोनू की तरफ, सोनू की आयु कितनी है 22। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो हो जाएगा x प्लस में 10, 2 का जब गुणा करेंगे इसे तो 2y, तो 2 का इससे करेंगे तो हो जाएगा 20। 2y को इधर ले आएंगे तो x माइनस का 2y, और यह कितना है 20, और 10 को इधर जाओगे तो जाएगा माइनस, तो x माइनस के 2y और माइनस करोगे तो 10, यही हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आपने इस समस्या से 2 रैखिक समीकरण बना लिए हैं, और इन दोनों रैखिक समीकरण से आपको विलोपन विधि लगाकर इनको हल करना है। तो आइए इनका हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम विलोपन विधि लगा लेते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे सामने, x माइनस
3y बराबर में माइनस का 10 और दूसरा समीकरण वो है आपके सामने x माइनस 2y बराबर में 10। तो यह दोनों समीकरण हमारे सामने। अब क्या करना है कि विलोपन विधि लगा रहे हैं तो हमें x वाला या फिर y वाले पद को बराबर करना होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर x वाला पद पहले से ही बराबर है और दोनों ही प्लस वाला है, तो हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर, क्योंकि मैंने बताया था कि जब तक चिन्ह अलग अलग नहीं होंगे, अपोजिट चिन्ह नहीं होंगे, तब तक उसे कैंसिल नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। ठीक है, घटाने पर। तो विलोपन विधि का ही मतलब होता है कि किसी भी एक पद को गायब कर देना। कोई भी पद तभी गायब होता है जब चिन्ह दोनों के पास अपोजिट होंगे। यहाँ पर तो सेम चिन्ह तो नहीं होंगे, इसीलिए हमने लिखा घटाने पर। इसके सामने प्लस का सिंबल है तो यह माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर माइनस का लगाते हैं सिंबल। और यहाँ क्या है, माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर यह प्लस है, यह माइनस, तो ये कैंसिल। और यहाँ पर आप देखोगे यह माइनस का 3 और यह प्लस का 2y, तो 3y में से 2y को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, y, लेकिन चिन्ह वही आएगा जो बड़े वाले के पास है, यानी कि माइनस। आगे समझते हैं। तो माइनस के 10 और माइनस के 10 दोनों ही हो जाएगा आपके सामने माइनस का 20। माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर में आ जाएगा 20, y का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, तो यहां पर हम y का मान निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है x का मान, और x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, किसी से भी आपको x का मान मिल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर। तो समीकरण 1 आपके सामने है, x माइनस के 3y बराबर में माइनस का 10। तो यहां पर हम रखते हैं y का वैल्यू, x माइनस का 3 और y की जगह आप रख दोगे 20 बराबर में माइनस का 10। जब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई जब 20 से करोगे तो यह हो जाएगा 60 बराबर में माइनस का 10। x बराबर, जब 60 को बराबर में भेजोगे तो 60 का हो जाएगा प्लस का, और ये 10 माइनस का था, तो x बराबर में आ जाएगा 50। यानी कि x का वैल्यू आ गया 50 और y का वैल्यू 20। x था वो था आपका नूरी की वर्तमान आयु, जो कि हमने x माना था, और सोनू की वर्तमान आयु जो कि y। तो हम लिखेंगे यहां पर, अतः नूरी की वर्तमान आयु जो होगी x बराबर यानी कि 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की जो वर्तमान आयु है वो है y बराबर में कितना आया है 20, तो ये हो जाएगी 20 वर्ष। तो यहां पर हम सोनू और क्या नाम है नूरी दोनों का हम आयु निकाल चुके हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरी वाली समस्या क्या है। तीसरी समस्या में बोला गया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए समस्या से हम बनाते हैं 2 समीकरण, और 2 समीकरणों को बनाने के बाद हम उसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व, और हमें पूछा गया इस चीज के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। वह पूछा गया वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या अगर हम यहाँ पर लिखें कि 2 अंकों की संख्या, मैंने यहाँ पर कोई संख्या ले ली, मैंने लिया 25, कोई 2 अंकों की संख्या है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसका प्लस वैल्यू निकालू स्थानीय मान, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 1 यानी क्या आएगा 5। इसका निकालूंगा तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 यानी कि इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। हम जानते हैं कि यह वाला अंक इकाई का अंक कहलाता है और यह अंक कहलाता है दहाई का अंक। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इकाई के अंक में हम गुणा करते हैं वो करते हैं 1 से, और दहाई के अंक में जो गुणा करते हैं वो करते हैं 10 से। तब जाकर कहीं 20 प्लस में 5 हमारा कितना बनता है 25। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो कि 2 अंक की है। यहाँ पर हम उस संख्या का कोई भी अंक नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे संख्या को मान लेंगे। लिखते हैं माना संख्या का इकाई अंक, मैंने क्या लिखा
इकाई अंक। संख्या का इकाई अंक को हमने मान लिया है x, ठीक है, और लिखते हैं संख्या का दाई अंक। दाई अंक को हमने मान लिया अंक, दाई अंक को हमने मान लिया y। इकाई अंक को x और दाई अंक को y, तो वह संख्या क्या होगी? तो लिखेंगे तब अभीष्ट संख्या, अभीष्ट मतलब जो हमने मान रहे हैं, अभीष्ट संख्या जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी? तो वह संख्या होगी, मैंने कहा था इकाई के अंक में आपको गुणा करना है 1 से और दाई के में करना है 10 से गुणा, ठीक है। तो वह संख्या आपके सामने होगी, इकाई के अंक में x से गुणा और दाई का अंक आगे लिखते हैं हम और इकाई का बाद में। तो दाई का अंक पहले लिखेंगे यानी 10 से गुणा करते हैं, 10 बाई प्लस x में 1 से गुणा करेंगे तो x, यानी कि 10 बाई प्लस में x, यह हो जाएगी हमारी संख्या। क्योंकि हमने 10 से गुणा क्यों किया है दाई के अंक में? दाई के अंक में हम 10 से गुणा करते हैं, उसका प्लस वैल्यू होता है वो 10 से गुणा करने से निकलेगा। तो हम यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इसी तरीके से बाई में जो दाई का अंक था उसमें 10 से गुणा करके तो 10 बाई प्लस में इकाई का अंक वो क्या है हमारा x, ठीक है। तो यह हो जाएगी हमारी अभीष्ट संख्या। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कहता है और हमें क्या करना है। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में कहा गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ये हो जाता है आपका केस फर्स्ट। वो क्या है वो समझे। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक क्या है? इकाई का अंक है हमारे पास है, और दाई का अंक है बाई। तो अंकों का योग कितना है? 9। तो यदि मैं यहां पर लिख दूं इकाई अंक प्लस में दाई अंक, दोनों को जोड़ने पर जो आपको मिलेगा 9, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं केस सेकंड केस में क्या कह रहा है। सेकंड केस में कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या आपने यहां पर मानी है उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या के अंकों पर उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है इस संख्या का 9 गुना। यानी कि हमारे पास जो संख्या है 10 बाई प्लस में x, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना 9 गुना है हमारा संख्या के अंकों को उलटने पर। यानी कि हम अंकों को पलट दें यहाँ पर x की जगह y को और y की जगह x को रख दें, तो यह हो जाएगा 10x प्लस में y। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो बनी संख्या का 2 गुना है, तो यहां पर हम 2 से कर देंगे गुणा। आइए इसको सॉल्व करते हैं और आगे समझते हैं। 9 से इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा 90 बाई, 9 से इधर गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 9x। क्लियर? यहां पर करते हैं 2 का जब 10 से गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 20x, और 2 का जब y से गुणा होगा तो यह हो जाएगा 2y। आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास 9x है, ये हमारे पास 20x है। तो हम क्या करते हैं कि एक तरफ कर लेते हैं x सभी को इधर उठा कर लाते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये है हमारे पास 90 बाई, तो 9x, जब ये 20 इधर आएगा तो माइनस के 20x हो जाएगा। इधर है हमारे पास 90 बाई, और यह 2 बाई इधर आएगा तो यह 2 बाई भी माइनस का हो जाएगा और बराबर बचेगा हमारे पास 0। तो 9x ये है हमारे पास और ये है 20x। तो 20x में से 9x माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। तो 20 में से जब 9 माइनस करोगे तो आएगा 11x, लेकिन चिन्ह वही आएगा जो बड़ी वाली संख्या के पास है। आगे समझते हैं। ये है हमारे 90 बाई और यह है हमारा 2 बाई। तो 90 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 88 बाई, यानी 88 बाई, और यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि यह बड़ी संख्या के पास हमारा प्लस का ही चिन्ह है, और बराबर में 0। तो यह बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। या फिर आप ऐसा करें, इसमें भाग दे दें, इसमें आप भाग दे दें। यहां पर हमारे पास इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो चुके हैं दोनों। और करते क्या है, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं विलोपन विधि से। तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे हम विलोपन विधि से। तो लिखते हैं
विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हमें इसे हल करना है। तो सबसे पहले देखना होगा समीकरण, वो समीकरण है क्या हमारे पास। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर में 9 और दूसरा है हमारे पास माइनस के 11x प्लस 88y बराबर में 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमें पद बराबर करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि समीकरण एक में पहला वाला जो पद है x, ये है हमारे पास 11x माइनस का। तो यहाँ पर किसकी कमी है, ऊपर वाले समीकरण एक में 11 की कमी है। तो अगर हम 11 से गुणा कर दें तो पहला पद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण एक में 11 से गुणा। तो हम यहाँ पर समीकरण एक में कर रहे हैं 11 से गुणा इसमें, तो यह हो जाएगा 11x, यहाँ पर करेंगे तो यह हो जाएगा 11y और बराबर में हमको दे रखा है 9 और 9 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा 99। क्लियर। समीकरण दो में हमने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो यह हो जाएगा माइनस के 11x प्लस 88y यानी 88y और बराबर में है 0। अब यहाँ आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं जोड़ने पर तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 11 है, यहाँ पर माइनस का, दोनों ही कट जाएंगे, क्योंकि जोड़ने पर हमें चिन्ह नहीं लगाना होता। जब घटाने पर करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, तो यह फिर कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए हमें यहाँ लिखना होगा जोड़ने पर। तो आप जब जोड़ोगे इन्हें तो चिन्ह चेंज करना ही नहीं है, तो यह प्लस है और यह माइनस, इससे ये कैंसिल, ये कट जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो 88y और 11y हो जाएगा आपका 99y और बराबर में यहाँ पर 99 और 0 को जोड़ोगे तो 99। तो यह आ जाएगा y बराबर में 99 बटे में 99 और 99 से 99 कैंसिल, तो y का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 1। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, और मैंने कहा है कि x का वैल्यू निकालने के लिए आप y का वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, कहीं से भी आपको मिल सकता है। तो हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में y का वैल्यू। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 है हमारे सामने, x प्लस वाई बराबर में 9, जहां पर आपको y दिखेगा वहीं रख देना है 1। तो हम देख पा रहे हैं कि समीकरण में y यहां पर है, तो y की जगह 1 रख देंगे बराबर में 9। तो x इक्वल टू 9 माइनस का 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8। x का वैल्यू आ गया है 8 और y का वैल्यू आ गया है 1। तो हम यहाँ पर अपनी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, क्या है थी हमारी अभिष्ट संख्या। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या जो थी हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी थी पहले से 10 y प्लस में x। तो करना क्या है कि x की जगह x का वैल्यू रख दो, y की जगह y का वैल्यू रख दो, तो संख्या मिल जाएगी 10। y का वैल्यू कितना निकाला है हमने 1, तो यहां रख देंगे 1 प्लस x का वैल्यू है 8, तो 10 का 1 से गुणा करेंगे 10 प्लस में 8, यानी कि जो अभिष्ट संख्या थी जिनके अंकों का योग 9 था, इकाई और दहाई को जोड़ने पर कितना था 9, तो हम यहाँ पर इकाई का अंक रखेंगे x और यह y रखेंगे 8, दोनों को जोड़ने पर कितना मिल जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना था संख्या को ज्ञात, तो वह संख्या का क्या होगी 18 हो जाएगी। तो आप लिख दोगे अतः वह संख्या 18 होगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का समस्या नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों को देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के नोट कितने नोट प्राप्त किए। तो यह है हमारी समस्या और इससे हमें बनाने हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण और उन्हें हल करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे। समस्या को पढ़ने के बाद हमें लास्ट में एक बात मालूम पड़ती है कि हमको ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो जो चीज आपसे पूछी जा रही है उसी को आप मान लेंगे कि 50 के नोटों की संख्या क्या है और 100 के नोटों की संख्या क्या है। ये हमें नहीं पता तो इसको मान लेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट 50 के नोटों की संख्या। लिखेंगे माना
50 रुपए के नोटों की संख्या, जो हमसे पूछा गया उसे मान लेंगे। हमने ये मान लिया कि 50 रुपए के नोटों की संख्या है x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या यहां पर हमने 100 रुपए के नोटों की संख्या को मान लिया है 22। अब आप सवाल को समझेंगे और फिर करते हैं। तो यहां पर हम समझ पा रहे हैं, लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है? तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, यानी कि टोटल उसे जो पैसे निकालने हैं बैंक से वो निकालने हैं 2000। उसने खजांची यानी कि जो मैनेजर होता है उससे कहा, यानी कैशियर से, कि 50 तथा 100 के नोटों को देने के लिए कहा उसने। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 2000 रुपए उसने दिए उस कैशियर ने उसे, तो 25 नोट दिए। टोटल नोटों की संख्या कितनी थी? 25। 100 और 50 के नोटों को मिलाकर टोटल नोटों की संख्या थी 25। तो 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात करना है 50 और 100 के नोटों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि हमें कुल नोटों की संख्या, यहां पर हम लिख लेते हैं कुल नोटों की संख्या। पहले हम लिख लेते हैं जो हमको दिया है, कुल नोटों की संख्या। कुल नोटों की संख्या है वो है 25। और नोट हमारे किस किस प्रकार के? एक 50 के नोट हैं और 100 के नोट हैं। तो हम लिख देंगे x + y बराबर में 25, यानी कि 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y, यानी कि x + y बराबर में आपको 25। यह समीकरण नंबर हो गया 12। अब आते हैं प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। तो 2000 रुपए निकालने हैं, उसमें 50 और 100 के नोट हैं। हमें नहीं पता कि कितने नोट कैशियर ने 50 के दिए हैं और कितने दिए हैं 100 के। तो टोटल उसने जो रुपए निकाले हैं वो निकाले हैं 2000। कितने रुपए निकाल के लेके आई है मीना? 2000 रुपए निकाल के लाई है, ये बात हमको पता है। लेकिन 50 के नोटों की संख्या क्या है और 100 के नोटों की संख्या क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन हमने यहाँ पर माना था कि 50 के नोटों की संख्या x, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 प्लस में x। मान लो कि 50 के जो नोट हैं वो कितने हैं? x प्लस, और हमें नहीं मालूम कि 100 के नोट क्या है। तो 100 के नोटों को हमने मान रखा था 100 के नोटों की संख्या है 22। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 प्लस में 100 गुणा में 22, यानी इस तरीके से। यानी कि 100 के नोटों की संख्या है 22, तो 22 से हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर 50 के नोटों की संख्या है x, दोनों को जोड़ने पर जो टोटल धनराशि जो हमें बैंक से प्राप्त हुई है वो है 2000 रुपए। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपके सामने है। चाहो तो समीकरण नंबर 2 को थोड़ा सा सरल कर सकते हो कि 50 से पूरे समीकरण में दे दो भाग। तो 50 से जब इसमें भाग दोगे तो 50 से 50 कैंसिल, तो बचेगा x। और 50 से इसमें भाग दोगे तो जाएगा 2 बार। 50 से 100 में भाग दोगे तो 2 ही बार जाएगा, तो जाएगा 2/। और 50 से यहाँ पर जब भाग दोगे आप तो 20 में जाएगा नहीं, 200 में जाएगा 4 बार और पीछे एक 0। समीकरण नंबर 2 इसको मान सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हमने सरल कर लिया जिससे कि आसान रहे करने में। तो हमें करना क्या था, यहाँ पर नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम हल करते हैं इनका विलोपन विधि से। विलोपन विधि से तो रखते हैं समीकरण 1 और 2 और इसका हल करते हैं। समीकरण 1 है हमारे सामने x प्लस में y बराबर में 25, और दूसरा समीकरण है x प्लस में 2y बराबर में 40। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें कोई एक पद बराबर करना होगा, चाहे वो x वाला हो चाहे वो y वाला। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x और x दोनों पहला वाला पद बराबर है, यह है y और यह 2y, तो ये तो बराबर है नहीं। करना क्या है कि अगर हमें इसको कैंसिल करना है तो यहाँ अपोजिट चिन्ह होने चाहिए, लेकिन इस पर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो हमें लिखना पड़ेगा घटाने पर, क्योंकि जब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस का चिन्ह है तो ये भी माइनस, और इसके आगे भी प्लस है तो ये भी माइनस। ठीक है,
तो हमें मालूम पड़ा यह प्लस और यह माइनस ये कैंसिल, और यहाँ पर है एक बाई और यह 2 बाई। जब 2 बाई में से 1 बाई को माइनस करोगे क्योंकि यह प्लस का है यह माइनस का है, तो क्या बचेगा बाई, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के पास चिन्ह क्या है, माइनस का है। क्लियर। यहाँ 25 है प्लस का और ये 40 है माइनस का। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाया जाएगा, तो 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो बचेगा 15, लेकिन चिन्ह वही आएगा जो बड़ी वाली संख्या के पास है। तो माइनस से माइनस खत्म, तो y इक्वल टू आ जाएगा 15, y का वैल्यू आ गया है 15। अब आप क्या करोगे, आप समीकरण 1 में रखकर या समीकरण 2 में रखकर आप यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं। तो रखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, समीकरण 1 आपके सामने है, इसमें रखते हैं x प्लस वाई बराबर 25। तो यहां पर हम y का वैल्यू रख देंगे जहां पर y दिखेगा वहीं। तो रखते हैं यहाँ पर वैल्यू x प्लस वाई की जगह रख देंगे 15 बराबर में है 25। तो x बराबर में 15 को जब बराबर में ले जाओगे तो 25 माइनस का 15, तो x बराबर आ जाएगा आपके सामने 10। तो x आ गया है 10 और y आ गया है 15। x था हमारा 50 के नोटों की संख्या और यह है हमारा 100 के नोटों की संख्या। तो यहां पर लिख देंगे हम, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो कितनी आई है, यहाँ पर x माना था तो x बराबर आ गया हमारा यहाँ पर 10। तो 50 के नोट थे हमारे पास 10 जो बैंक से मिले 2000 रुपए निकालने पर, और लिखेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या जो कि आपको है y बराबर में, जो कि y बराबर दे रखा है आपको 15। हम यहाँ लिख देंगे y बराबर में 15। दोनों यानी कुल नोट कितने थे हमारे पास 25, तो रख सकते हैं कुल नोटों की संख्या 25। x का मान रखोगे 10, y का मान 15, दोनों को जोड़ने पर 25। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल ही सही है। और यहाँ तक था हमारा यह क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ यानी कि जो चौथी वाली समस्या थी उसका समाधान, जो कि हम x और y के मान निकालकर नोटों की संख्या निकालकर हम कर सकते। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, फिफ्थ वाला। इस समस्या में क्या दे रखा है इसको समझते हैं और इसका रैखिक समीकरण बनाते हैं। देखते हैं क्या है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई पुस्तकालय है जहां पर किताबें किराए पर दी जाती है, यानी कि लाइब्रेरी वगैरह, ठीक है। तो प्रथम 3 दिनों का किराया कैसा, नियत किराया, फिक्स है किराया कितना हमको देना है। उसके बाद है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। तो सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। एक सरता हुई लड़की है जिसने 7 दिनों तक किसी पुस्तक को रखा और 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो हमसे कहा गया है कि नियत किराया क्या है और अतिरिक्त किराया क्या है उसको ज्ञात करना है। तो जो चीज ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं और आगे समीकरण को हल करते हैं। तो लिखते हैं माना नियत किराया, माना पुस्तक का, माना 3 दिन का, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है सवाल में कि 3 दिनों का एक नियत किराया। तो लिखते हैं प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया हमने मान लिया यहाँ पर x रुपए, ठीक है। आगे आप समझते हैं क्या ज्ञात करना है, नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात करना। तो लिखते हैं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने यहाँ पर मान लेते हैं 22 रुपए। क्लियर। अब आते हैं प्रश्नानुसार और प्रश्न से समझते हैं कि क्या कहा गया है। प्रश्नानुसार
तो प्रश्न कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने कोई पुस्तक 7 दिन तक रखी हुई और 27 रुपए अदा किए। तो लिखते हैं, सबसे पहला जो शर्त है हमारा सरिता वाला, यानी कि 7 दिनों के लिए। पहला पॉइंट लिखेंगे हम 7 दिनों तक एक पुस्तक, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए किराया, 7 दिनों तक पुस्तक रखी उसने किराया कितना दिया 27 रुपए। तो आप लोग समझोगे कि अगर 7 दिनों तक कोई व्यक्ति पुस्तक को रखता है और 27 रुपए अदा करता है, तो 3 इसमें 3 दिनों का क्या है, 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया x रुपए है। तो मैंने लिखा प्रथम 3 दिनों का किराया हो गया x रुपए। अगर 7 दिन टोटल उसने बुक रखी है तो कितना दिन बचा, 7 में से 3 दिन का किराया तो x हो गया, तो 3 के बाद कितना बचा 4, तो ये हो जाएगा 4 दिन का अतिरिक्त किराया। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा, 1 दिन का है 22 रुपए, तो 4 दिन का हो जाएगा 4 22, और टोटल रुपए कितने दिए 27। तो यह समीकरण हो जाएगा 1। दूसरी चीज समझते हैं क्या है, यहाँ पर कहा गया जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो यहाँ पर यह था स्थिति फर्स्ट, आप इसे स्थिति फर्स्ट नाम दे देंगे, स्थिति फर्स्ट या फिर केस फर्स्ट जो भी लिखना चाहे। और यहाँ पर स्थिति सेकंड को समझते हैं। स्थिति सेकंड क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए हैं। तो लिखते हैं 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए किराया जो दिया वो दिया है यहाँ पर 21 रुपए। 5 दिनों तक पुस्तक रखी और किराया जो अदा किया लास्ट में वो दिया है 21 रुपए। तो हम समझते हैं कि प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया वो तो देना है, वो फिक्स है कि x रुपए देना है, और उसके बाद 5 दिन में से हम 3 दिन नियत किराया वाले निकाल दें तो क्या बचा 2 दिन, और 2 दिन वही हो जाएंगे अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन 1 दिन का किराया 22 रुपए, तो 2 दिन का हो जाएगा 222, और बराबर में टोटल कितना रुपए दिया है उसने 21 रुपए। तो ये हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 2। हमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया निकालना था, तो समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि लगाकर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं और करते हैं। तो लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 है हमारे सामने, x प्लस में 4 y बराबर में 27, और दूसरा समीकरण है आपके सामने x प्लस 2y बराबर में 21। तो ये है दोनों समीकरण, और यहाँ पर हम विलोपन विधि लगा रहे हैं। विलोपन विधि का मतलब कोई भी x वाला या y वाला पद बराबर करना है और उसके बाद उसे विलुप्त कर देना है, यानी कि गायब कर देना है, काट देना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि x वाला पद ऑलरेडी बराबर है, तो बहुत ही आसानी है। दूसरा वाला पद बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही पद चाहिए था। कैसे कैंसिल होगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो कैंसिल तो होने वाला नहीं है। तो लिखेंगे हम घटाने पर, कि घटाने पर चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा। तो लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर। तो आप इसे घटाओगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस, तो ये भी प्लस है तो ये माइनस। अब देखते हैं ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल। ऊपर है 4y, नीचे है 2y, तो 4y है प्लस का और ये है माइनस का, तो 4 में से जब 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 2y। यहां बात करते हैं 27 बटे में 21, 27 प्लस और ये माइनस का, 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि y बराबर 6 बटे में 2, ये 2 इधर पहुंच जाएगा, 2 से कैंसिल, y का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3। y का मान जो हम निकाल चुके हैं वो है 3। अब निकालते हैं x का मान। x का मान कैसे निकलेगा, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, और यहां से निकाल लो x का मान। तो रखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 3, तो समीकरण 1 में 3 रख देते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 है हमारे सामने x प्लस में 4y बराबर में 27,
तो हमें जहां पर y दिखेगा वहीं 3 रख देंगे। तो x प्लस में 4 यहाँ पर रख दोगे, 3 बराबर में 27, और x प्लस जब 4 का इसमें गुणा करोगे तो 12 बराबर में 27, x बराबर 27 माइनस के 12, और x का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर घटाने के बाद वह आ जाएगा 27 में से आप 12 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7 और 15, यानी कि आ जाएगा। ठीक है, तो यह यहाँ पर हम x का और y का दोनों का मान निकाल चुके हैं, जो कि y का मान आया है 3 और x का मान आया है 15। हमें ज्ञात क्या करना था? हमें ज्ञात करना था प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, जो कि x बराबर आ गया है, यानी कि नियत किराया आपको देना है 15 रुपए। 3 दिनों का किराया फिक्स है, वो कितना देना है? 15 रुपए। और जो आपका अतिरिक्त किराया है, पर डे का अतिरिक्त किराया है, वो है आपका 3 रुपए। यानी कि किसी भी बुक को अगर 3 दिन तक आप रखते हो तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे, और उसके अतिरिक्त दिन रखते हो यानी कि ज्यादा दिनों तक रखोगे तो 3 रुपए पर डे के हिसाब से वो भी देने होंगे। तो ये थी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाली समस्या, यानी 5वीं समस्या, जिसको हम हल कर चुके हैं। और यह आपका चैप्टर नंबर 3 का लास्ट ही एचआर था, और यह लास्ट ही क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और कहीं पर अगर नहीं समझ में आया है तो चीजों को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। और इससे पिछला वीडियो भी हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के दे चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यह वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जल्दी आने वाला है 4 चैप्टर का फर्स्ट वीडियो।